है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। ये वैसे 5 मई को आया था आर्टिकल, पर अभी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि अभी नॉर्वेजियन जो प्रेस सीन हुआ, आपने देखा होगा वो कॉन्फ्रेंस में, तो उस लेडी ने बोला कि आप क्या फ्रीएस्ट जो प्रेस है जिस कंट्री की, उससे क्या कोई सवाल नहीं उठाओगे, पर प्राइम मिनिस्टर चले जाते हैं वहां से, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो नॉर्वे को अगर आप इस इंडेक्स पे देखोगे वो नंबर 1 पे आते हैं कि सबसे जो फ्री प्रेस आपको मिलेगी, जिनको पूरा हक है क्वेश्चन पूछने का, वो नॉर्वे में मिलती है। नंबर 2 इंडिया की अगर बात करें, हम 157 रैंक पे हैं, और टोटल कंट्रीज कितनी रहती हैं इसमें, तो 180 कंट्रीज, तो 180 में से हम 157 रैंक पे हैं। पहले हम 151st पे थे, इस साल रैंक हमारा ड्रॉप हो गया और हम 157 रैंक पे आ गए। तो इसी वजह से उन्होंने ऐसे थोड़ा सा इसको सार्केस्टिक तरीके से भी बोला कि फ्रीएस्ट प्रेस से आप सवाल नहीं लोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलो एनीवेज, आपको ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के बारे में पता होना चाहिए। कौन इसे पब्लिश करता है, तो RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसकी फुल फॉर्म आती है, पर RSF अब लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे रिपोर्टर्स एंड फ्रंटियर्स, ये इसकी एक्चुअल जो फुल फॉर्म है, पर आपने रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर याद रखना है, उनके लिए भी RSF ही एक्रोनिम यूज करा जाएगा। और ये हाँ, जो पब्लिश करते हैं इसको, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, ये आ गया इंग्लिश वर्जन, पर लैंग्वेजेस वेरी करती हैं जब, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स, ये RSF की फुल फॉर्म आ गई। हाँ, ये भी है, तभी बोला कि क्वेश्चन ने पूछा। अब देखो, ये पॉलिटिकल तो अलग चीज है, अब इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इंडेक्स जो है वो एक जो क्वेश्चन मार्क उठा रही थी जर्नलिस्ट, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख सकते हैं। रैंक हमारा एक्चुअल में 157 है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो किसको फॉलो करती है नहीं करती है, वो तो उसने मार दी स्टेटमेंट, वो मारी थी, और यहाँ पे हमें रैंक के हिसाब से चलना पड़ेगा कि एक्चुअल में जो आर्टिकल नंबर 19 आप पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो रही है, वो इंडिया के अंदर दबाया जा रहा है, वो चीज यहां से दिखाई देती है। तभी हम रैंक तो अब सभी का है ना ओवरऑल, ये तो इंडिया का रैंक 157 पे है। बाकी आप लिस्ट देख सकते हो अप टू, हम वो देखेंगे जो लीस्ट पे कौन सा है, सबसे लास्ट में कौन चला गया, एंड टॉपर आपने देख लिया, दैट इज नॉर्वे। अब देखो, जितनी छोटी कंट्री होती है ना, वहां पे गवर्नेंस थोड़ी इजी भी हो जाती है। कंट्री का साइज जैसे बढ़ता है और पॉपुलेशन का स्पेशली साइज जैसे बढ़ता है, पॉपुलेशन बोलेंगे, कंट्रीज तो मिल गई जितनी जितनी मिलनी थी, तो पॉपुलेशन का साइज जब बढ़ता है तो गवर्नेंस टफ भी हो जाती है। पर जैसे कि मैंने कल भी बोला था, आप ये सोच के नहीं चल सकते कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, गवर्नेंस के ऊपर तो फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिया का जो रैंक है 2026 में, आउट ऑफ 180 कंट्रीज हमारा है 157 पे, और हम आ जाते हैं वेरी सीरियस कैटेगरी के अंदर। और ऐसी बहुत कम कंट्रीज बची हुई हैं जो अब गुड कैटेगरी के अंदर लाए करती हैं, तो वो भी डाटा यहाँ पे दिया है। कंपैरेटिव स्टडी में आपसे कोई स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। पब्लिशिंग बॉडी कौन सी है, तो RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, पेरिस बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और यही चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रेस को कितना ओपन रखा गया है, लोग कितनी इजीली अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजों को ये मेजर करते हैं। एनुअल रैंकिंग होती है, हर साल आती है, और ये प्रेस फ्रीडम कंडीशन देखती है थ्रू आउट 180 कंट्रीज और टेरिटरीज में। असेसमेंट के इंडिकेटर्स क्या रहते हैं, तो टोटल 5 इंडिकेटर्स जिन्होंने मेंशन करे हैं। नंबर, हाँ मान्य करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, आज 2 आर्टिकल्स के गैप पे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, नंबर 2 आता है लीगल फ्रेमवर्क, नंबर 3 इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, एंड नंबर 4 सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये, और साथ में 5th नंबर पे आ जाती है सेफ्टी। सेफ्टी किसकी, जर्नलिस्ट की, जिसने क्वेश्चन उठाया, पर ऐसा तो नहीं हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो जाते और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो चीजें भी यहाँ पे एक मेजरमेंट का पैरामीटर बन के आती है। नंबर 1 इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, ये तो रिदम में ही है। उसके अलावा आपने लीगल फ्रेमवर्क और सेफ्टी याद रखना है। तो ये 5 पैरामीटर हैं जिनके बेसिस पे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर इस इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। और साथ ही प्लूरलिज्म को देखते हैं। प्लूरलिज्म मतलब एक ही विचारधारा तो नहीं चल रही है आपकी कंट्री के अंदर, एक ही थॉट तो नहीं है, मल्टीपल थॉट है या नहीं। सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते थे ना, तो प्लूरलिज्म मल्टीपल चीजें, मल्टीपल थॉट्स हो सकती हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, एनीथिंग, पर यहाँ पे थॉट की बात करी जा रही है। मीडिया की इंडिपेंडेंस कैसी है, कहीं देखा होगा आपने, एक ही घिसी पिटी न्यूज चलती है सुबह से लेकर शाम तक, एक ही नाम जपा जाता है, तो वो भी अलग केस आ जाता है। तो मीडिया को हम बोलते हैं कि 4th पिलर की तरह इंडिया की डेमोक्रेसी में ये काउंट करा जाता है। तो अगर 4th पिलर हिला हुआ है तो बड़ी दिक्कत की बात है। आफ्टर दैट सेल्फ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई आर्टिकल छापा, फिर उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया कि नहीं, ये वाला आर्टिकल नहीं जाना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है कि कोई आर्टिकल पहले छापा गया, फिर उसके बाद कट करने की ट्राई तो नहीं करी गई, वो भी इसमें देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी और फिजिकल और लीगल थ्रेट्स
जर्नलिस्ट को तो नहीं दिए गए। तभी तो एक पैरामीटर क्या है, सेफ्टी, जर्नलिस्ट कितने सेफ हैं उस कंट्री के अंदर। ये सारे पैरामीटर पर यहाँ पे कंक्लूड करे जाते हैं और उसी के बेसिस पे ये इंडेक्स फिर पब्लिश करा जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अब टॉप परफॉर्मर कौन कौन आए, तो नॉर्वे आ गया फर्स्ट रैंक पे। तभी उसने बोला कि वर्ल्ड की फ्रीएस्ट प्रेस से आप कोई क्वेश्चन नहीं उठाओगे, तभी उसने बोला, क्योंकि नॉर्वे नंबर 1 पे है। नंबर 2, और एक इंपॉर्टेंट चीज, 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में, मतलब रेगुलरली टॉपर कौन है यहाँ पे, तो नॉर्वे ही है, फर्स्ट रैंक को होल्ड करा हुआ है। देन आते हैं नीदरलैंड, नीदरलैंड सेकंड रैंक पे है, एस्टोनिया थर्ड रैंक के ऊपर है। बॉटम 3 परफॉर्मर देखोगे तो इरिट्रिया, इरिट्रिया याद है कहां पे थी, हाँ, अफ्रीकन यूनियन का, जब आप ये सीड ऑफ हॉर्न, सॉरी सीड ऑफ हॉर्न बोल दिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट देखते हो जिसको सीड कंट्रीज से आप याद करते हैं, ये सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती। यहाँ पे देखोगे ये सोमालिया आ गया, यहाँ पे देखेंगे छोटी सी कंट्री जिबूती है, यहाँ पे इरिट्रिया वाला पार्ट, और यहाँ पे बड़ी सी कंट्री दैट इज इथोपिया। तो ये वाली जो इरिट्रिया कंट्री है यहीं पे इनका रैंक 180th पे है मैक्सिमम, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे है ना, इथोपिया अंदर वाली साइड पे आ गया। इथोपिया का भी यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है तिग्रे नाम से, तिग्रे, ये भी बोलते हैं हमको भी चाहिए, हम भी देंगे पास, तो यहाँ पे भी ये तिग्रे, ये वाला पार्ट ये इथोपिया के साथ ही है। और फिर आगे छोटा ही है ना एरिया, इरिट्रिया का है, तो ये सरपास कर जाते हैं। तभी तो आप ज्यादा सुनोगे सोमालियन पायरेट्स, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यहाँ एक स्ट्रेट थी बाबल मंदेब, ये वाला रेड सी आ गया, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन। और उसके बाद सेकंड लास्ट पे कौन है, तो नॉर्थ कोरिया 179, चाइना 178। नॉर्थ कोरिया में तो वो एक वायरल भी हुआ था कि ऑयल की कंजप्शन थोड़ी हमें कंट्रोल करनी पड़ेगी, और इस कंजप्शन के चलते मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने नहीं जा सकता, तो सारे रो रहे थे, तो वो मीम बन गया था एक। चलो एनीवेज, तो नॉर्थ कोरिया भी, यहाँ पे तो प्रेस का कुछ है ही नहीं रोल, वहां पे सिर्फ एक ही आता है वो मोटू सा, और बोल के चला जाता है, किम जोंग यूंग, क्या क्या नाम है उनके, कई इंडियन नेम्स भी आगे आए थे, कई जबरदस्ती लेके आ रहे थे, जब पैदा भी नहीं हुआ था एप्स्टीन। मैं क्या, ये तो हद ही होगी अब। चलो एनीवेज ठीक है, छोड़ो उसको, एप्स्टीन फाइल को। नाउ नोटेबल मूवर्स जिन्होंने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करा। अब सीरिया का जो रैंक है वो 36 प्लेसेस से क्लाइंब किया है, मतलब पहले ये रैंक कितना होगा, सम कर लो, 177 रैंक पे, अब ये आ चुके हैं 141st रैंक के ऊपर। 141st रैंक पे कैसे आए, तो यहाँ पे देखो, पहले असाद की गवर्नमेंट हुआ करती थी, कहीं ना कहीं इसराइल के अगेंस्ट, तो इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट सीरिया के बने रहते थे। अब यहां से ये गवर्नमेंट जब हट जाती है 2024 में, रिजीम चेंज हुआ, उसके बाद सीरिया में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और जो रैंक है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद नाइजर 120th रैंक पे आ चुका है, इनका भी रैंक पहले 37 जो प्लेस है, ये बिगेस्ट फॉल है, इनका रैंक ड्रॉप आया है, ठीक है, इनका ड्रॉप हुआ है। और क्यों, क्योंकि साहेल रीजन में कोलैप्स हुआ, और किस वजह से, तो वहां पे मिलिट्री जुंटास, इनकी भी प्रॉब्लम रहती है। जुंटा वही है वो जो कू वगैरह लगा देते हैं कि अब आर्मी कंट्रोल करेगी, आपकी आर्म फोर्सेस कंट्रोल करेंगी, यहाँ पे आपको रैंक में फॉल दिखेगा। ऊपर इंप्रूवमेंट दिखी, यहाँ पे बिगेस्ट फॉल दिखा, कि पहले इनकी रैंकिंग अच्छी थी, तो -37 बोला है, अब तो लगा लो हिसाब 80 के आसपास होएगी, तो उसके कर लेना, मतलब माइनस प्लस खुद कर लेना। और इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है सीरिया ने, बस कुनोर कर लेना माइनस प्लस, क्यों देखा रहे इनको, ऐसे देखा क्या ये हैंडसम लग रहा है ज्यादा, हाँ बस ठीक है। चलो ग्लोबल ट्रेंड्स देख लो अब, 25 ईयर हिस्टोरिक लो। अब देखो जो ग्लोबल प्रेस फ्रीडम है, यहाँ पे लोएस्ट एवरेज स्कोर इस बार 25 सालों के अंदर आ चुका है, मतलब जो प्रेस है उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब डिफिकल्ट या वेरी सीरियस की कैटेगरी में आ चुकी हैं, और मोर देन 50%, 52.2% का डेटा बताया है कि जो डिफिकल्ट या फिर वेरी सीरियस कैटेगरी में जा चुकी हैं। तो फिर अच्छी कौन सी बची, तो देखो एक टाइम पे 2002 में 20% कंट्रीज ऐसी थी जो गुड की कैटेगरी में आ रही थी, पर आज के टाइम पे गुड कैटेगरी में सिर्फ कितनी बची, 1% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन। तो जो एक्चुअल में फ्री प्रेस की प्रेजेंस में रहती है वो 1% कंट्रीज ही बची हैं। यहाँ पे आपको पैटर्न बेस्ड स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, जो भी आपका अपकमिंग एग्जाम रहेगा। तो 25 ईयर का ये कंपैरिजन करा, यहाँ पे 2002 में 20% कंट्रीज थी जो गुड की कैटेगरी में थी, अब सिर्फ कितनी बची, 1%। एंड ये बताया है कि मैक्सिमम कंट्रीज अब डिफिकल्ट या फिर वेरी सीरियस की कंडीशन में जा रही है, इंक्लूडिंग इंडिया, हम भी वेरी सीरियस वाली कंडीशन में आ चुके हैं। देन जर्नलिज्म और क्रिमिनलाइजेशन, तो यहाँ पे एक जो आपने पैरामीटर भी देखा उसमें किसका मेंशन करा था, सेफ्टी का, तो ये उसी के रिस्पेक्ट में है। लीगल इंडिकेटर ऑलमोस्ट डिक्लाइन कर चुके हैं थ्रू आउट, एक कंट्री की बात नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड ये पैटर्न आ रहे हैं। टेक प्लेटफॉर्म्स अगर देखें तो यहाँ पे एआई के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट करी जाती है। आजकल पता ही नहीं लग रहा है ना कौन सी वीडियो एआई जनरेटेड है, कौन सी रियल कैमरा के थ्रू बनाई गई है, नहीं डिफ्रेंसिएशन हो पा रही, जिसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। देन
मेटा को बोला गया कि ये लोग तो डिलीट करना भी प्रेफर नहीं करते, और आपको एक आर्टिकल भी याद होगा व्हाट्सएप वाला, तो उसमें आपने क्या देखा था कि मेटा बोलता है कि हम कैसे करें, हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, फिर क्वेश्चन मार्क इमर्ज करा कि आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, जिसने डाला वो कंटेंट वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि फैक्ट चेकिंग यहाँ पे रिड्यूस हो चुकी है, एंड एल्गोरिदम्स जो है वो फॉल्स कंटेंट के फेवर में ज्यादा जा रही है। क्यों? क्योंकि जनता वैसा देखना प्रेफर कर रही है, तो एल्गोरिदम भी उसी डायरेक्शन में चलती जा रही है। आर्म कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बड़े हैं, ये आपने देखा पोस्ट कोविड-19, उससे पहले भी देखोगे आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। अभी मोर देन 220 जर्नलिस्ट ये गाजा में ही मार दिए गए हैं, ये आप सभी ने सुन रखा है। जैसे ये इजराइल और गाजा वाला इशू हुआ, बड़े सारे जर्नलिस्ट दूसरी कंट्रीज के भी जाते हैं, तो इनको मार दिया जाता है वहां पे अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रिवील करने की ट्राई करते हैं। और किसने मारा? तो इजरायली आर्मी, ठीक है, कि आप इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करोगे, तो जर्नलिस्ट को मार दिया गया। तो इतना नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। बाकी इंडिया की परफॉर्मेंस अगर 2026 में देखें तो 180 कंट्रीज में से हम 157 पे आ चुके हैं। मतलब इंडिया का जो रैंक है वो 6 प्लेसेस बिलो जा चुका है। पहले 151st पे थे, अभी 157 पे हैं, और हम वेरी सीरियस कैटेगरी में रख दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम। बाकी की रीजन क्या बताए गए डिक्लाइन के, तो अब जो पैरामीटर थे वही फुलफिल नहीं करे गए, तो इसी वजह से रैंक डिक्लाइन हुआ। नंबर 1 तो लीगल डिटोरिएशन, आरएसएफ ने बोला कि सिवियर डिक्लाइन हुआ है इंडिया के लीगल इंडिकेटर्स के अंदर, और ये मिसयूज बताता है कि नेशनल सिक्योरिटी टर्म बार बार इंडिया में यूज करी गई और उसका फिर मिसयूज हुआ। एक होता है कि थ्रेटन हुई एक्चुअल में, एक हुआ कि किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया और उसके बेसिस पे आपने बोल दिया कि आप नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहे हो, ठीक है, आप सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो। नंबर 2 सेफ्टी कंसर्न, जर्नलिस्ट जो हैं ये परसिस्टेंट ऐसा वायलेंस फेस करते हैं, इनको धमकियां दी जाती हैं, तो फिर वो जो सेल्फ सेंसरशिप एक पैरामीटर के अंडर भी आपने देखा, उसको भी हाईलाइट करता है कि खुद ही आर्टिकल डिलीट कर देते हैं, बाद में पता नहीं हम बचे ना बचे, तो वो वाला कंसर्न भी यहाँ पे रेज हो रहा है। देन स्ट्रक्चरल फ्लॉज, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओनरशिप और जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स हैं, इसकी वजह से जो मीडिया का स्कोप है वो गिर चुका है। आजकल आप देखते हो एक प्रॉपर टाइम आर फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये वाले पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बुलाना है, कोई एक ही प्रो पार्टी आपको मीडिया दिखाई देगा कि इसी पार्टी के नेता को बुलाना है, तो ये प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं आ रही है, स्ट्रक्चर में ही फ्लॉ है। मीडिया जो था वो अनबायस होना चाहिए था, पर आज के टाइम पे आपको बायसनेस दिखाई दे रही है। देन साउथ एशिया रीजन, नेपाल ठीक है, मतलब अगर ओवरऑल इंडिया के आसपास की कंट्रीज को देखें 87th रैंक के ऊपर लाई कर रहा है। थोड़ी बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक तो अभी भी इनको रखा हुआ है, बट स्टिल उतना ज्यादा नहीं है जितना इंडिया के केस में देखा गया। देन नेबरिंग कंट्रीज, यहाँ पे और भी कंट्रीज हैं जो हमारे आसपास के रैंक्स में ही आपको दिखाई देंगी, कुछ तो हमसे एक नंबर ज्यादा एक नंबर कम वाली कैटेगरी में है। श्रीलंका 134th, देन भूटान 150th, बांग्लादेश 152nd, पाकिस्तान 153rd, अफगानिस्तान 175, ये भी ऊपर चले गए। पर यहाँ पे फिर पॉपुलेशन का भी रोल आ जाता है, छोटी है, 4 ही स्टेट्स हैं, यहाँ पे देखोगे ज्यादा चली जाती है बात। तो दैट्स ऑल।